नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां लेक्चर और मोस्टली ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकते थे या बन सकते थे, जितने भी फॉर्मूले थे वो लगभग मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। उन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ 1-2 फॉर्मूले बचे हैं और 1-2 जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो अभी तक क्वेश्चंस में नहीं आई हैं, तो मैं उनको आज क्वेश्चन कंप्लीट होने के जस्ट बाद करवा दूंगा। करीब 2 फॉर्मूले और 1-2 टॉपिक हैं, उन्हें मैं कंप्लीट करवा दूंगा क्वेश्चन कंप्लीट होने के 10 मिनट बाद, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर और बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना? तो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला लेक्चर है सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। कौन करता है? आई होप अब इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा कि विभवांतर है या आवेश है, धारा है या प्रोटॉन है। क्या है? विभवांतर। ऑलरेडी ये आपको पता होगा, मुझे ये लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट समय में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा, ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। उन्होंने बोला है कि अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट समय मतलब कि T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। कौन सा आवेश प्रवाहित? Q आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होती है? Q अपॉन T बराबर I। देखो क्वेश्चन में ही पूरा बताया गया। अनुप्रस्थ काट में नेट आवेश, अनुप्रस्थ काट समय में नेट आवेश, समय में नेट आवेश, तो समय में जिसमें होता है, जिसमें अगर में आ जाए तो उसे हमेशा नीचे रखते हैं, तो नीचे रख दिया। क्यू प्रवाहित हो रहा है, क्या प्रवाहित? क्यू, जो प्रवाहित हो रहा है और जितने में प्रवाहित हो रहा है, में आ रहा है तो उसे नीचे रखेंगे। हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज के फॉर्मूले में ऐसा होगा। और जो प्रवाहित, जो चीज डाली जा रही है, जो चीज ली जा रही है उतने समय में, उसे हम बोलते हैं, उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी आया। क्या यहाँ पर कोई आंसर है? ऑप्शन सी, आई बराबर Q अपॉन टी, ठीक है। अगला है बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए, बल्ब बल्ब की बात की जा रही है, इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? गैस जो बल्ब में होते हैं, आपको बताना है। हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन नहीं, अगर ये दोनों भरोगे आग भी लग सकती है। दूसरा, नाइट्रोजन और आग तो ठीक है, ऑक्सीजन होगा अगर तो ऑक्सीकरण बहुत ज्यादा तेजी से होगा टंगस्टन का, ठीक है। नाइट्रोजन तथा आर्गन, बिल्कुल नाइट्रोजन और आर्गन ही है। आर्गन आप जानते हो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस है, तो ये क्रिया नहीं करेगी, ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एक तरह से अक्रिय गैस ही होती है, मतलब इसके इतने ज्यादा कहना चाहिए आसानी से क्रिया नहीं करती है ये जो नाइट्रोजन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप पैकेट वाली चीजें खरीदते हो, जैसे आपने लेश खरीदा होगा या बालाजी वगैरह के जो भी पैकेट आते हैं उनको खरीदा होगा, तो उनमें नाइट्रोजन ही होती है। जो पैकेट युक्त चीजें होती है ना, उनमें नाइट्रोजन ही होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होता है। तो आर्गन और नाइट्रोजन, हीलियम नहीं ले सकते, रेयॉन नहीं ले सकते। ऑक्सीजन और क्लोरीन सेम चीज है, ऑक्सीकरण बहुत तेजी से होगा अगर ऑक्सीजन लोगे, तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है ना। अगला, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है। ऊष्मा का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है, और ऊर्जा किसका रूप होता है? कार्य, कार्य भी ऊर्जा का रूप होता है और ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो पहली बात तो H समानुपाती है आई स्क्वायर के, H समानुपाती है R प्रतिरोध के, और H ही समानुपाती है T क्या होता है? समय के। तो यहाँ पर क्या है? धारा के, नहीं, धारा के वर्ग के, बिल्कुल सही, ये है धारा के वर्ग के, ठीक है। अगर प्रतिरोध भी दिया होता और समय भी दिया होता तो इनको भी हम लगा देते, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम की बात की जा रही है। ओम का नियम क्या था? कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भौतिक स्थितियां हैं, भौतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भौतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अब भौतिक स्थिति, क्या चालक का ताप अचर रहता है? जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। बताइए क्या होना चाहिए? इस इधर पे है, दो है चालक, जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है। ऑब्वियसली भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब है ताप और दाब में परिवर्तन नहीं हो। तो जब ताप अचर रहता है, परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन मतलब ताप और दाब समान हो, समान रहे, मतलब अनचेंज हो,
ठीक है ना, तब। ओके। अगला क्वेश्चन है शुष्क कागज का प्रतिरोध, ये इंपॉर्टेंट है, शुष्क कागज का प्रतिरोध। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और बनते नहीं है लोगों से, है ना, क्योंकि जिसको याद होगा वही कर पाएगा। तो जो शुद्ध कागज होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, मैंने पिछली बार इसको बताया भी था आपको। क्या है आंसर? 10 की घात 14, 10 की घात 15, 10 की घात 12 या इनमें से कोई नहीं। क्या होती है प्रतिरोधकता? प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता होती कैसे, हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RA/L से। ठीक है ना, इसलिए इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मतलब मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो क्या होती है, 10 की घात 12 रेंज में होती है, 10 की घात 12 ओम इंटू मीटर। ऑप्शन सी सही है, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध एक गुणधर्म है किसका, चालक का, जो कि प्रवाह में अवरोध देता है, प्रवाह में अवरोध दे रहा है। इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, ए और बी दोनों के, या इनमें से कोई नहीं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही गतिमान अवस्था में होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियॉन में होते हैं। एक्चुअल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बाहरी कोशों में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्राथमिक सेल को पूर्णतः, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया, पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया, तो उसमें दोबारा आवेशित करना संभव है। मतलब कि ये कोई प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल, इसमें मान लीजिए ई ऊर्जा थी, ठीक है ना, इसको आपने टोटल यूज कर लिया, तो जो ऊर्जा है E इज इक्वल टू 0 बची। ये कंडीशन पुरानी कंडीशन थी, ओल्ड कंडीशन, और ये है लेटेस्ट न्यू कंडीशन है। ठीक है ना, ये है न्यू कंडीशन। तो यहाँ पर अब ऊर्जा जीरो हो गई है। ठीक है, ऊर्जा जीरो होने की वजह से क्या इसे दोबारा से आवेशित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है नहीं। जो प्राथमिक सेल होते हैं आप उन्हें दोबारा नहीं रिचार्ज कर सकते। और जो द्वितीयक सेल होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक। इन्हें प्राथमिक और इन्हें द्वितीयक बोलते हैं। इनको क्या होते हैं, नॉट रिचार्जेबल, मतलब दोबारा से आप इसे चार्ज नहीं कर सकते। और ये कौन होते हैं, ये होते हैं रिचार्जेबल। क्या होते हैं, ये होते हैं रिचार्जेबल। अब देखो इनके ना आपको कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना है। जो आप एग्जाम्पल देखते हो, दो एग्जाम्पल आपको मेनली याद रखना है, डेनियल और लेक्लान से। ये दोनों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये एग्जाम्पल, आपको दोनों याद रखने हैं। अब इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, विद्युत अपघट्ट। तो इसमें जो होता है, इसमें जिंक सल्फेट और एक और चीज का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर सल्फेट का, ये याद रखना है। और जो लेक्लांसी सेल होता है, इसमें उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। लेक्लांसी का ये कई बार पूछा गया है, NH4Cl, तो इसको अच्छे से याद करना है। अब कैथोड और एनोड की अगर बात करें, तो डेनियल सेल में एनोड और कैथोड के तौर पर जिंक, कहाँ गया, जिंक और कॉपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम लैग्रांज से सेल लें, तो इसमें एनोड और कैथोड के तौर पर जिंक और कार्बन का उपयोग किया जाता है। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है सेल से रिलेटेड। ठीक है ना। और अगर आप सेकेंडरी की बात करो, जिन्हें आप रिचार्ज कर सकते हो, तो इनमें कुछ सेलों के बस आपको नाम याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें लिथियम आयन बैटरी, जो आपके मोबाइल और कार्स वगैरह में इस्तेमाल करने की चेष्टा, अभी कार में लिथियम आयन उपयोग नहीं की जाती है, कुछ में ही की जाती है, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मोबाइल में लिथियम आयन ही उपयोग की जाती है। ठीक है ना। दूसरी आपको याद रखनी है निकेल मेटल हाइड्रेट। ठीक है, नाम याद रखना, निकेल मेटल हाइड्रेट। ये भी एक तरह की द्वितीयक सेल है। ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है। संचायक बैटरी, संचायक बैटरी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, संचायक मतलब किसी चीज का संचय हो रहा होगा। संचय किस चीज का होगा, बैटरी में ऊर्जा का ही होगा संचय। तो मतलब कि पुनः आवेशित करना संभव है। संचायक सेल, इसमें जब ऊर्जा हो रही है, मतलब कि यहाँ पर सेकेंडरी की बात की जा रही है, सेकेंडरी सेल, है ना। सेकेंडरी सेल को हम संचायक सेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी, हाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है, तो उपयुक्त तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा, ऊर्जा मैंने आपको बताया था क्या होती है, ई। यहाँ पर आपको आई दी हुई है, यहाँ पर आपको भी दिया हुआ है। ठीक है ना। ऊर्जा क्या होती है, ई। ई इज इक्वल टू क्या होती है, V I T।
ठीक है, ये होता है VIT। तो आपको यहाँ अंडरस्टूड है, यहाँ पर वाट में बात की जा रही है, मतलब यहाँ शक्ति की बात की जा रही है, तो W/T P, ठीक है, इस तरह से उपमुक्त ऊर्जा। अब हम यहाँ पे देखेंगे P इज इक्वल टू VI, V की वैल्यू 1, I की वैल्यू भी 1, मतलब कि 1 वाट, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर हुई। यहाँ पर आपको किलोवाट दिया गया है ना, इस चीज का याद रखना है। क्या याद रखना है? किलोवाट दिया गया है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट घंटा, तो किलोवाट को आप किलोवाट रहने दोगे और घंटा को क्या लिखोगे आप? 3600 सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? किलोवाट सेकेंड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3600 किलोवाट सेकेंड मतलब जूल, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? 3600 जूल है सही आंसर, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। कोई खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल, खनिज और अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत अपघट्य कहा जाता है। चालक, अचालक या विद्युत अपघट्य? ऑब्वियसली विद्युत अपघट्य। चालक तो क्या होते हैं? खनिज धातु। अचालक होती हैं अधातु। चालक क्या होते हैं? मेटल्स। अचालक क्या होते हैं? नॉन मेटल्स या इंसुलेटर, नॉन मेटल्स, ठीक है, या इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। अब यहाँ पर जलीय विलयन की बात की जा रही है, जिसमें कि खनिज भी है और अम्ल भी है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जा रही है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, पीबी। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। इससे जो सेल बनता है, इसका उपयोग किस चीज में आप करते हो, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका उपयोग आप करते हो किस चीज में? ऑटोमोबाइल में या औद्योगिक कार्यों में? ए और बी दोनों में या कोई नहीं? तो आपको याद रखना है ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य। हर बार इसी चीज को पूछा गया है ना, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों में इस्तेमाल होता है। तो ये अच्छे से याद रख लेना कि यहाँ पर लेड सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा है। कभी कभी लेड की जगह पे कुछ और लिख के दे देते हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो लेड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, उस पर क्या, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर देखिए, एक ये है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। और यहाँ पर एक है कुछ नहीं, जिसके पास कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है, जीरो है यहाँ पर। अब इसने क्या किया? रगड़ा आपस में दोनों को, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चला गया। तो क्या होगा? जब चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इस वजह से ऋण आवेश चला गया। अब ये आ गया इस पर, और यहाँ से ऋण चला गया, मतलब क्या आ गया? धन। ओके, ऐसे याद करना है। ऋण गया तो जहां ऋण गया है उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, और जहां से गया है ऋण कम हो गया, उधार कम हो गया इसका, तो वहां पर धन आ गया, ठीक है ना। तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण वाले की बात हो रही है, तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? आपने ये अच्छे से देखा है, नियंत्रित किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? ये विद्युत धारा को नियंत्रित कर रहा है। विद्युत धारा नियंत्रित मतलब क्या है? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है करंट कंट्रोलर की। और करंट कंट्रोलर किस चीज की वजह से उपयोग किया जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। पिछले लेक्चर में डिटेल में इस चीज को बताया, जैसे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। उसको लेक्चर को देख लेना, एकदम डिटेल में बताया कि किस तरह से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा करंट कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की सतह पर अन्य किसी वांछित धातु की परत, एक धातु है, किसी धातु की सतह पर अन्य किसी धातु की वांछित परत निक्षेपित की जाती है। मतलब कि एक धातु है, कोई मेटल है, मेटल 1 है, ठीक है ना। इस पर आपने चारों तरफ क्या किया? ये है, ये चारों तरफ कौन सी चढ़ा दी? ये चारों तरफ मेटल, दूसरी एक कोई मेटल है जिसको कि आपने चढ़ा दिया है ना, ये पहली मेटल थी जिस पर चढ़ाई है। तो इसे क्या बोलोगे? विद्युत अपघटन बोलोगे, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और विद्युत लेपन, विद्युत लेपन है, ठीक है ना। आमतौर पर अगर जिंक की आप परत को चढ़ाते हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है ना, जब आप जिंक की परत को चढ़ाते हो, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में प्राण इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है? प्राण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ये आपको याद रखना है, धातु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्राण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? आपके ऑप्शन है कार्बन का, जस्ता का,
तांबा का या लोहे का? तो सही आंसर है जस्ता का, है ना, याद रखना है। शुष्क सेल में जस्ते के प्राण इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध। ये हम मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि पुराने क्वेश्चन आप लोग भूलो नहीं। आर इज इक्वल टू क्या था? रो एल अपॉन ए होता था एरिया और एल होती थी लेंथ और रो क्या होती थी? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। ये कांस्टेंट होती है धातु की प्रकृति, ए कांस्टेंट है, एल चेंज की है तो आर समानुपाती था एल के। अब एल को क्या किया? इंक्रीज, आर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता अभी तो हमने निकाला था, प्रतिरोधकता रो बराबर आर ए अपॉन एल निकाला था ना। आर का ओम होता था, ए का क्या होता था? मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचता था? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, ऑप्शन ए। या ओम स्क्वायर होता है? नहीं। ओम पर मीटर? नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए, ओम इंटू मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित, पहली बात तो आपको याद रखना, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में मैंने आपको क्या बताया था? 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से पूरा जाना है। और कितने प्रतिरोध है टोटल? 10, तो 1 अपॉन R10 तक जाना है। सभी प्रतिरोध समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? इन सब की जगह पे जब आप 10 10 10 10 रखोगे वैल्यू तो आ जाएगा 10 इंटू 1 अपॉन 10। मतलब क्या हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओम, ठीक है। क्या आ गया? 1/1 आएगा कायदे से देखा जाए तो। 1 अपॉन आर नेट कितना आया? 1/1 ओम। तो आर नेट कितना आ जाएगा? आर नेट 1 ओम, ठीक है ना, ऐसे होता है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब 1 ओम होता है। ओके। देखिए आज के क्वेश्चन खत्म हो गए, आज हम इतने ही करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं, चूंकि आज ये आखिरी लेक्चर इसलिए मैं आपको उन फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा और लेक्चर को जल्दी से वाइंड अप कर देंगे। पूरी करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम वाइंड अप करने वाले हैं आज, ठीक है। तो बस 10 मिनट की बात है। आपको देखो कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई या इन क्वेश्चंस में नहीं आई हैं, ठीक है ना, तो मैं उन चीजों को आपको बता रहा हूँ अब। सबसे पहले आपको ये पता है कि प्रतिरोधकता क्या होती है? रो, रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल होता है। तो आपको इसके आगे याद रखना है धारा घनत्व, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व मतलब कि करंट डेंसिटी, ए इक्वल टू कितना होता है? आई अपॉन ए, मतलब कि इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व लेते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको करना। इसके बाद हमें याद रखना है ताप परिकलन, मतलब हीट कैलकुलेशन। कैसे आप करोगे? ताप परिकलन, कई बार इसे टेम्परेचर कैलकुलेशन भी बोल देते हैं और कई बार हीट कैलकुलेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। हीट कैलकुलेशन भी बोला जाता है। ये कितना होता है? आर टी, मैं बताता हूँ आर टी क्या होता है। आर टी माइनस आर नॉट अपॉन R100 माइनस आर नॉट, ये याद रखना है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि आर टी क्या होता है, ठीक है। आरटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया कि प्लेटिनम के बारे में, आपको प्लेटिनम का ताप परिकलन निकालना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो प्लेटिनम होता है ना उसके प्रतिरोध को हम बोलते हैं आरटी, मतलब प्रतिरोध ऑफ, या मटेरियल का, पदार्थ का प्रतिरोध लिख लेते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध, उसे हम बोलते हैं क्या? आरटी, ठीक है ना। अब आर नॉट क्या होता है? आर नॉट कहलाता है भाप बिंदु, पदार्थ होता है भाप बिंदु। जब बिल्कुल पदार्थ गर्म होकर हवा में मिक्स होने लगता है, भाप फॉर्म में आ जाता है, इसे R100 कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद में हमारे पास में एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं क्या? आर टी, बता तो दिया, आर टी आर प्रतिरोध आता है, R100 होता है भाप। एक और चीज है बची इसमें, R0 या आर नॉट। तो आर नॉट क्या होता है? आर नॉट होता है हिमांक, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु पदार्थ का, ठीक है ना। कहने का मतलब ये आर टी प्रतिरोध हो गया और R100 हो गया वाष्प अवस्था में बदलने वाली बिंदु, कितने टेम्परेचर। जैसे जल की अगर हम बात करते हैं तो जल कितने पर बदलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर भाप बिंदु में बदलता है, उस टाइम का प्रतिरोध, ठीक है। और हिमांक, जब हम जल को वापस से ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल वापस से जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था जल में परिवर्तित हो जाती है, वाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम हिमांक बोलते हैं। इसी तरह से जब हम मटेरियल को ठंडा करते हैं किसी बिंदु पर जिसमें कि वो वापस से अपने, कहना चाहिए, मूल रूप में आ जाता है,
तो हम उसे बोलने लगते हैं हिमांक बिंदु, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है। अगर वो पेपर टफ बनाना चाहेंगे तो ही इस तरह के फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। ये एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी में है। ठीक है ना, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद एक और चीज आपको देखनी है, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या देखना है? व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार नॉर्मल भी आ जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, बढ़िया। इसे बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको साफ कर लूं फिर बताता हूँ आगे। हम्म व्हीट स्टोन ब्रिज, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आपको सबसे पहली बात तो देखो, एक सर्किट है वो मैं बना देता हूँ, इसको याद रखना है। इसको याद रख लोगे ना तो आगे का कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, प्रतिरोध और धारा ये सब याद रखना आप यहाँ पर, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये होता है एक व्हीट स्टोन ब्रिज, जो बेसिक एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। ये इस तरह से दिखता है, प्लस माइनस, धारा कैसी चलती है? प्लस से माइनस की ओर परिपथ में, ये जा रही है आई। ठीक है, अब इन प्रतिरोधों को आपको नाम देना है। कौन सा नाम दोगे? इसको बोलोगे R1, इसको बोलोगे R2, ठीक है, इसको बोलोगे R4, और ये वाला कौन सा हुआ? ये हुआ R3। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी के नाम दे देने, पॉइंट होते हैं। ये वाला पॉइंट होता है A पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है B, ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी। देखिए धारा की अगर हम बात करें तो धारा कैसी होती है? ये वाली धारा है, इसे हम लेंगे I2, इसे हम लेंगे I1, इसे हम लेंगे I4, और ये वाली धारा कौन सी है? ये है I3। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। बीच में हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अब देखो गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या अंतर होता है जानते हो? एक तो आपने पढ़ा होगा एमीटर, ठीक है ना, जो क्या नापता है? धारा का मापन करता है। एक आपने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है? ये भी धारा का मापन करता है, लेकिन धारा मापन के साथ साथ जो है धारा की क्या बताता है? दिशा। धारा की दिशा भी बताता है, ये याद रखना है, ठीक है ना, इसलिए धारा की दिशा भी बताता है ये। ओके, ये आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है फॉर्मूला? व्हीट स्टोन के लिए I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये समीकरण एक है ना। दूसरा समीकरण आपको याद रखना है, I, हाँ, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा R4 अपॉन R3। ठीक है, ये समीकरण होते हैं दो। अब जब आप इन दोनों समीकरणों को उपयोग में लाओगे तो R2 अपॉन R1 बराबर R4 अपॉन R3, ये जो मेन चीज निकल कर आई ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब इन दोनों का अनुपात अगर हम देखें, इसका ए बी अपॉन ए डी का अनुपात किसके बराबर होता है? बी सी अपॉन सी डी। ठीक है, ए, या फिर ऐसे याद रखो, ए बी बी सी, ए डी डी सी, इस तरह से। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेन फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होता है किरचॉफ लॉ, जिसे आपको याद रखना है। कैसा? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे, एक तो दिया था करंट से रिलेटेड और एक दिया था वोल्टेज से रिलेटेड। वोल्टेज से रिलेटेड तो ये आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में करंट से रिलेटेड है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें उन्होंने कहा था जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पर जितनी भी धाराएं अलग अलग सोर्स से मान लीजिए आ रही हैं, है ना, और कुछ धारा जो है अलग अलग यहाँ बिंदु से कहीं और जा रही हैं, ये आने वाली धाराएं हैं। ठीक है, ये आने वाली धारा, इनका नाम क्या? I1, I2, I3 और I4, और ये है जाने वाली धारा, कौन सी है? I5 और I6, ये जाने वाली धारा है। तो एक बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, मतलब कि जो आ रही हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और प्लस I5 और फिर प्लस I6, इन सभी का योग शून्य होता है। लेकिन कैसे होगा? जो धारा की तरफ आ रही हैं इन सबको लेंगे हम पॉजिटिव, और जो धारा से दूर जा रही हैं इन सबको हम लेंगे नेगेटिव, मतलब कि ऐसा लेते हैं हम। ठीक है, अब ये शून्य होता है, तो धारा की, तो बिंदु की ओर आने वाली समस्त धाराएं और बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, ये निकला है, ये बोला था किरचॉफ ने, है ना, तो इसको भी याद रखना है, ये बहुत आसान फॉर्मूला है और पूछा जा सकता है। बाकी मैंने
करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन और जितने भी फॉर्मूले आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। केवल आप इतने क्वेश्चन भी करके चले जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ ये चीज़। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया, ये 5-6 लेक्चर है, अगर आपने इनके एक-एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लिया, ये सोचे बिना कि यार ये तो मुझे आता है, ये नहीं सोचना। जब कोई पढ़ता है तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें आता है ना? हर टीचर अलग-अलग तरीके से पढ़ाता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो आपको ये सोच के पढ़ना है कि हमें आता है, लेकिन हमें एक बार और देखना है अच्छे से, कुछ नया ढूँढना है हर लेक्चर में, ठीक है ना? तो आप अगर इतने लेक्चर देख लोगे तो कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है? तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को वाइंड अप करते हैं, कल से नया एक लेक्चर लूँगा मैं, दूसरा टॉपिक शुरू करूँगा। और यार समय नहीं मिलता इसलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं ले पाता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैसेज आया था कि जल्दी-जल्दी करवा दीजिए, पर इतना समय नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर ले पाऊँ, वो जॉब पे भी जाना पड़ता है मुझे। तो मैं जितनी कोशिश हो सकेगी मैं कंप्लीट करवाऊँगा, पर मैं जो टॉपिक करवाऊँगा मैं इतना बोल रहा हूँ कि ऐसा करवाऊँगा कि आपके एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इन टॉपिक से नहीं छूटेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब आज के लिए काफ़ी है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है? थैंक यू।